स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीओसी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के बारे में, कार्बन के बारे में, कार्बन कितने डिग्री का होता है, हाइड्रोजन किस तरीके का होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देखा था। और उसी से रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जो आई थिंक आपने कर लिया होगा। फिर भी एक बार हम इसको दोबारा देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमको कैलकुलेट करना था कि कैलकुलेट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन कैलकुलेट करने थे, और साथ में इसके अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हमको हाइड्रोजन कैलकुलेट करने थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, इस जगह से। तो मैंने आपको एक चीज़ कल एक शॉर्ट नोट्स में बताया था, कल के लेक्चर में, कि जितने भी टर्मिनल कार्बन होते हैं वो सब के सब क्या होंगे, 1 डिग्री होंगे। जितने भी टर्मिनल्स पे जो कार्बन रहेंगे वो सारे 1 डिग्री होंगे। उनसे जुड़ा हुआ हर एक हाइड्रोजन जो होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन भी कितना होगा, 1 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन भी क्या होगा, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन जो है वो भी क्या होगा, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन भी क्या होगा, 1 डिग्री। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ओके, एक काम करते हैं, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको स्केलेटन बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो पहले हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम इस चेन के अंदर जितने कार्बन, उन कार्बन को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन 7 कार्बन को हमको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरीके से हम उनको बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सभी को सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो, टर्मिनल वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर एक डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है। इसको यहाँ डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। इसके आगे वाले कार्बन पर, इस कार्बन के आगे वाले कार्बन पर 2 कार्बन जुड़े हैं। एक कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से ऊपर और एक कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से नीचे की साइड जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के आगे वाले कार्बन पे, यहाँ वाले कार्बन के आगे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। इस कार्बन के आगे वाले कार्बन पे कोई कुछ सिंगल बॉन्ड है, कोई भी ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर भी यहाँ पर लास्ट में टर्मिनल कार्बन है। तो इन सभी को वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। 4 वैलेंसी होती है, तो ध्यान रखेंगे 4 वैलेंसी हो जाए कार्बन की। यहाँ तो कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, इधर 1 बॉन्ड, इधर 3 बॉन्ड। तो इस कार्बन का भी कंप्लीट है वैलेंसी। इधर भी देखें तो इस वाले कार्बन पे 3 और इधर 1, तो काम इसका कंप्लीट है वैलेंस। सेम टू सेम इस वाले कार्बन के लिए एक ही ऊपर बॉन्ड बना हुआ, तो 3 हाइड्रोजन इस पे जोड़ देंगे। इस वाले कार्बन के लिए भी हम 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे और 2 हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ पर इस वाले कार्बन के लिए बात करें, 2 बॉन्ड और एक 3 और एक 4 बॉन्ड। इस कार्बन का बैलेंस कंप्लीट है। यहाँ पर देखें तो 2 बॉन्ड नीचे बन रहे हैं, तो 2 इसके ऊपर हम क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बना देंगे। कहीं पर भी इस तरीके से जोड़ देते हैं। सेम टू सेम अगर इस कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ, 3 हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो, अब इसके अंदर हमें ढूंढना ये है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन कितने होंगे। देखो, जितने भी टर्मिनल कार्बन हैं वो सबके सब 1 डिग्री होते हैं, यानी ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है और ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है। ओके, तो यहाँ अगर हम बात करें 1 डिग्री कार्बन, तो हमारे पास कितने होंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन जो हैं वो हमारे क्या होंगे, 1 डिग्री होंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन के लिए। तो देखते हैं
2 डिग्री कार्बन के लिए हमें ये देखना है कि वो फर्दर कितने दूसरे अलग 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर इस कार्बन के लिए बात करें तो ये कार्बन इधर से एक कार्बन से जुड़ा है और इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जो होगा वो 2 डिग्री होगा। सेम टू सेम अगर हम बात करें इस वाले कार्बन के लिए तो ये वाला इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा 2 डिग्री। सेम टू सेम अगर इस कार्बन की बात करें तो ये वाला इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है और इधर भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा 2 डिग्री। और अगर हम देखें इसके अंदर 2 डिग्री तो कोई भी नहीं है, तो इसके अंदर जो 1 2 3 कार्बन जो है वो हमारे क्या है 2 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री के लिए हमें ये देखना है कि जिसकी कार्बन की हम बात कर रहे हैं वो की कार्बन कितने जिसकी कार्बन की हम बात कर रहे हैं वो की कार्बन जो है वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड रहना चाहिए। तो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन इधर से एक कार्बन से, इधर से भी एक कार्बन से और ऊपर से भी एक कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन जो होगा वो 3 डिग्री होगा। ओके, और कोई 3 डिग्री इसमें है नहीं है, तो यहाँ पर केवल एक ही कार्बन जो है वो क्या है 3 डिग्री कार्बन है। अब बात करते हैं 4 डिग्री कार्बन के लिए। तो 4 डिग्री कार्बन जो वो कार्बन 4 डिग्री होगा जो 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो। देखो ये वाला कार्बन की अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की तो ये 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन हमारे पास ऐसा है जो 4 डिग्री कार्बन है। तो आप चाहो तो इससे बना सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से इसको पहले कन्वर्ट करके फिर बना सकते हो। हालांकि अगर आप इससे बनाओगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। इसमें फिर क्या है कि बहुत बड़ा हो जाता है और ये सब कचरा हो जाता है, इसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है आगे नेक्स्ट जब हम कैलकुलेशन करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री की। लेकिन अगर हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करना है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करके भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से करना है देखो, अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे। देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन वो होगा जो 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक बात बताई थी आपको कि 1 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हो। तो हमारे पास टोटल कितने कार्बन हैं जो 1 डिग्री हैं, हमारे पास टोटल 5 कार्बन जो है वो 1 डिग्री है। तो इनसे कनेक्टेड हाइड्रोजन गिन लेते हैं कितने। देखो इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, 3 और 2 5, इस कार्बन के ऊपर भी 3 है तो 5 और 3 8, इस कार्बन के ऊपर भी 3 है 8 और 3 11, और इस कार्बन के ऊपर भी 3 है, तो ये कितना होगा 11 और 3 14। तो 14 हाइड्रोजन जो है हमारे 1 डिग्री है। 2 डिग्री की बात करते हैं, ये वाला कार्बन जो है 2 डिग्री है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। ओके, और तो कोई 2 डिग्री है नहीं, तो 2 ही हाइड्रोजन हमारे पास ऐसे हैं जो 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए बात करें तो ये वाला कार्बन जो है वो 3 डिग्री है, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 हाइड्रोजन हमारे पास 3 डिग्री। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। इसको पहले आप अगर आपने सही किया है तो ठीक है, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, अदरवाइज अगर किसी से गलती हो गई तो वो चेक कर लेना। अब एक बार इसको दोबारा से देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चंस को, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। मैं इसको वापस से बना रहा हूँ ऊपर की साइड में। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अगर हम चाहें तो यहीं पे कैलकुलेट कर लें, अगर हम चाहें तो उसको थोड़ा सा इसका स्केलेटन बना करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर हमें यहीं से कैलकुलेट करना तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो हमें 1 डिग्री कार्बन की बात करनी है, तो 1 डिग्री कार्बन मैंने बोला था जितने भी टर्मिनल कार्बन होंगे वो 1 डिग्री कार्बन होंगे। देखो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, और ये लास्ट वाला कार्बन भी क्या है 1 डिग्री है। ओके, अब 2 डिग्री की बात करते हैं। 2 डिग्री के लिए देखिए तो देखो इस वाले कार्बन को अगर हम देखें तो ये वाला कार्बन इधर से भी एक कार्बन से, इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 डिग्री होगा, और ये वाला कार्बन भी कितना डिग्री होगा 2 डिग्री होगा, और ये वाला कार्बन भी कितना होगा 2 डिग्री होगा। ओके, और यहाँ पर ये वाला कार्बन भी क्या होगा 2 डिग्री होगा।
अब बात करते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री के लिए ये सॉरी एक बच गया है, ये वाला कार्बन भी क्या होगा 2 डिग्री ही होगा। ओके, क्योंकि इधर से भी एक और इधर से भी एक से कनेक्टेड है। अब अगर हम बात करते हैं 3 डिग्री के लिए, तो 3 डिग्री इसमें ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो 3 डिग्री इसमें नहीं है। 4 डिग्री की बात करते हैं, तो ये वाला कार्बन अगर आप देखते हो तो ये वाला कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा 4 डिग्री। अब देखो थोड़ा सा हम इसको स्केलेटन बना करके भी देख लेते हैं। देखो स्केलेटन बनाने का सबसे आसान तरीका ये कि टोटल पहले चेन को में नंबर जितने हैं कार्बन के वो पहले गिन लो और उनको सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, बाद में उनके ऊपर जो ब्रांचेस लगी हैं उनको जोड़ दो। देखो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन आप बना लीजिए जो सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। ऑब्वियस सी बात है एक सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। इस कार्बन से आगे वाले कार्बन पे कुछ नहीं है, लेकिन इससे आगे वाले कार्बन पे 2 ब्रांचेज हैं, यानी यहाँ से इस वाले कार्बन पे कुछ नहीं, इस वाले कार्बन पे 2 ब्रांच है कार्बन कार्बन की। आगे वाले कार्बन पे इस वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, इससे आगे वाले कार्बन पे भी एक डबल बॉन्ड है। नंबरिंग कर सकते हो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इनसे यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 3 नंबर वाले कार्बन पे 2 ब्रांचेज हैं, 3 नंबर वाले कार्बन पे 2 ब्रांचेज हैं। 4 नंबर वाले कार्बन पे आगे की साइड में 2 डबल बॉन्ड है। 4 नंबर वाले कार्बन पर आगे की साइड में डबल बॉन्ड है। 5 नंबर वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है। 6 नंबर वाले कार्बन पर आगे एक कार्बन है। 7 नंबर वाले कार्बन पर आगे की साइड में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब अगर हम कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर कार्बन में 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन में देखो 3 और 1 4 बॉन्ड कंप्लीट है इसके। इस कार्बन पे देखो 1 और 2 3 ही बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे दोनों 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन पे बात करें तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन आ जाएगा एक इस पे। इस कार्बन की बात करें तो इस पे 4 वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन की बात करें तो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इस कार्बन की बात करें तो इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। सेम टू सेम इस पर भी कितने हो जाएंगे 3 का हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस पे भी कितने हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और इस पे भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ कार्बन जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्रेजेंट है। देखो 1 डिग्री कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 2 3 4। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितना होगा 1 डिग्री कार्बन। ओके, और ये वाला कार्बन भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन इस पे जुड़े हैं। ये वाला कार्बन भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बन होगा। ओके, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। और ये लास्ट वाला कार्बन भी क्या होगा 1 डिग्री। तो कितने 1 डिग्री अपने पास कार्बन आ गए, 3 कार्बन जो है 1 डिग्री हुए। अब 2 डिग्री की बात करते हैं। 2 डिग्री के लिए अगर हम बात करें तो ये वाले कार्बन को अगर हम देखें तो ये कार्बन इधर से भी एक कार्बन से, इधर से भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसमें कितने हो गए हमारे पास नंबर ऑफ 2 डिग्री। एक कार्बन ये, इस कार्बन को देखो इधर से भी एक कार्बन से, इधर से भी एक ही कार्बन से, तो ये वाला कार्बन भी क्या होगा हमारा 2 डिग्री, ये वाला भी क्या होगा 2 डिग्री। ओके, अब इसकी बात करते हैं तो ये वाला जो कार्बन है वो भी इधर से एक कार्बन से और इधर से भी क्या है एक ही कार्बन से, ये भी 2 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो इधर से भी एक कार्बन से, इधर से भी एक ही कार्बन से, तो ये भी क्या हुआ 2 डिग्री हुआ। और कोई 2 डिग्री ये रहा। ये कार्बन जो है वो इधर से भी एक कार्बन से और इधर से भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन भी क्या होगा 2 डिग्री होगा। तो हमारे पास 2 डिग्री कितने होंगे टोटल 1 2 3 4 5। तो 5 जो हमारे पास है वो 2 डिग्री कार्बन हो गए। अब बात करते हैं 3 डिग्री कार्बन की। तो 3 डिग्री कार्बन के लिए हमें ऐसा ढूंढना है, ऐसा कार्बन ढूंढना है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। और मेरे हिसाब से यहाँ पर ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे 0। और अब हम बात करते हैं 4 डिग्री कार्बन की। तो 4 डिग्री कार्बन जो है ऐसा कार्बन हमको ढूंढना है जो 4 कार्बन से कनेक्टेड हो। तो इस वाले कार्बन को अगर हम देखें तो ये कार्बन इधर से भी एक, इधर से भी एक, इधर से भी एक और ऊपर से भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो केवल एक ही हमारे पास कार्बन ऐसा है जो 4 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं।
तो 1 डिग्री हाइड्रोजन देखते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन को कभी कभी आपको ऐसा भी बोला जाता है कि प्राइमरी हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन को भी ऐसा बोलते हैं कि ये एक प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए हमें 1 डिग्री कार्बन देखने होंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन वो होता है जिसमें जो हाइड्रोजन होता है वो 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड। तो एक ये रहा, 3 ये रहे, 1 और 3 5 4 और 3 7 7 और 3 10। तो 10 का हाइड्रोजन हमारे पास ऐसे हैं जो 1 डिग्री है। तो 10 1 डिग्री। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 2 डिग्री कार्बन को हमको देखना पड़ेगा। तो ये रहा एक 2 डिग्री कार्बन, तो एक हाइड्रोजन ये रहा, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन ये रहा, दो हाइड्रोजन ये रहे, तो 4 हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन हमारे पास है ही नहीं, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी क्या होगा, 0 होगा। 4 डिग्री तो होता ही नहीं है, इसलिए उसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब हमसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये भी दिया था कि इनमें हमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में बताना है कि किस तरीके से आप इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए। तो मैंने ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होगा उसको 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, जो 2 डिग्री से 3 डिग्री से। इसमें हमने एक नोट में लिखा था एक सेक्शन केस में कि एमाइन जो है वो हमारा इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता। एमाइन के केस में हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, एक कार्बन ही मान लेते हैं और फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो वो लास्ट वीडियो में जाकर के लेक्चर में जाकर के देख लेना, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग करते हैं। आई थिंक अब आप लोगों को थोड़ा सा पता चल गया होगा कि इसमें ड्रॉ करने की बजाय अगर हम इससे करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। वैसे चलो, यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है टर्मिनल कार्बन है, इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इस वाले कार्बन को देखो, ये इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन जो है वो इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है, इस वाले डायरेक्शन में भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन। तो ये वाला कार्बन कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए। ये वाली जो वैलेंस कॉर्नर होता है वो कार्बन होता है। तो इस वाले कार्बन के लिए बात करें तो इधर से एक कार्बन ये रहा, इधर से एक कार्बन ये रहा और ऊपर से एक कार्बन ये रहा। तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। ये भी इसके जैसा ही है सेम टू सेम, तो ये भी क्या होगा, 3 डिग्री। लास्ट वाला टर्मिनल जो है वो कितना होगा, 1 डिग्री, क्योंकि वो इधर से एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 डिग्री हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 और 2 हमारे पास जो है 1 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 1 केवल एक ही है, तो 2 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 1 और 2 है, 2 कार्बन हमारे पास 3 डिग्री। अब देखो, हमें पूछा ये गया है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमें अल्कोहल बताना है। तो ये वाला जो अल्कोहल है यहाँ पर, इसमें कितने 1 डिग्री 2 डिग्री है, देखते हैं। देखो 1 डिग्री अगर हम अल्कोहल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें OH ग्रुप जो है वो अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। अगर वो OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। अगर वो OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल की अगर हम बात करें तो कोई भी अल्कोहल जो है वो 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए इसमें कितना आ जाएगा आंसर, 0। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल के लिए बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए देखो, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो इस वाले कार्बन से एक OH कनेक्ट है, तो इसमें हमारे पास एक अल्कोहल जो है वो कितना है, 2 डिग्री है। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए बात करते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए अगर हम बात करें तो वो अल्कोहल 3 डिग्री होगा जो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होगा। तो एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों OH जो है वो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर 2 हमारे पास क्या होंगे, 3 डिग्री अल्कोहल होंगे। 4 डिग्री पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि जैसे ही अगर 4 कार्बन एक साथ जुड़ जाएंगे तो फिर उसके ऊपर कोई भी दूसरा ग्रुप आकर के नहीं जुड़ सकता है। अब इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। देखो ये वाला कार्बन ऑब्वियस सी बात है इधर से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक ही कार्बन है। ओके, अगर आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये वाला कार्बन जो है केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। देखो
इधर की साइड में हम अगर हम बात करें तो ये वाला कार्बन जो है इधर एक कार्बन से जुड़ा है, इधर एक कार्बन से जुड़ा है, ऊपर भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये हो जाएगा 3D। ये ऊपर वाला कार्बन केवल एक ही साइड से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री कार्बन। इस वाले को हम बोलेंगे, देखो एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से, तो ये भी कितना हुआ 3 डिग्री हुआ। और ये वाला कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। सेम टू सेम अगर हम इस कार्बन के लिए बात करें तो एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, एक ऊपर कार्बन, तो ये भी क्या होगा 3 डिग्री। और ये वाला जो कार्बन है वो क्या होगा 1 डिग्री। इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो ये केवल एक ही, इधर कार्बन नहीं है, इधर कार्बन नहीं है, इधर ऑक्सीजन है, या मैं बोलूँ OH ग्रुप है, कार्बन केवल एक ही है इधर की साइड में। तो सेम टू सेम इधर भी क्या है एक ही कार्बन है, तो ये क्या हुआ 1 डिग्री कार्बन। तो अगर हम देखें यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन कितने हुए, 2 डिग्री कार्बन कितने हुए, 3 डिग्री कार्बन कितने हुए, और 4 डिग्री कार्बन कितने हुए। तो 1 डिग्री कार्बन कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास जो है वो 1 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी 2 डिग्री कार्बन नहीं है, तो 2 डिग्री कार्बन हमारा 0 हो गया। 3 डिग्री कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो 1 2 एंड 3 डिग्री कार्बन हमारे पास 3 है। 4 डिग्री कार्बन हमारे पास यहाँ नहीं है, तो वो भी कितना हो जाएगा 0। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल कितने होंगे, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल पता करने के लिए हमें पहले 1 डिग्री कार्बन पता होना चाहिए। ओके, तो 1 डिग्री कार्बन हमारे पास कितना है, ये वाला एक ये रहा 1 डिग्री कार्बन। इस 1 डिग्री कार्बन से क्या अल्कोहल कनेक्ट है, जी हाँ कनेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। तो एक क्या हुआ 1 डिग्री अल्कोहल ये रहा। दूसरा हम देखें, एक ये 1 डिग्री कार्बन है जिससे एक OH जुड़ा है, यानी अल्कोहल जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा एक 1 डिग्री अल्कोहल होगा। दोबारा देखो इसको, अगर हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की, तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल वो होता है जो 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होता है। तो 1 डिग्री हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमें वो देखना है, वो कार्बन ढूंढना है जिसके ऊपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी OH ग्रुप जुड़ा हो। तो 1 डिग्री कार्बन हमारे पास 2 ऐसे कार्बन हैं जिनके ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 हमारे पास अल्कोहल ऐसे हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल है। ओके, अब बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की। ऑब्वियसली बात है 2 डिग्री कार्बन नहीं है तो 2 डिग्री अल्कोहल भी नहीं होगा, ये 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की, तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। कहाँ, देखो ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, क्या इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एक कार्बन ये रहा 3 डिग्री वाला कार्बन, एक जिसके ऊपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो एक 3 डिग्री अल्कोहल ये है, एक 3 डिग्री अल्कोहल ये रहा, एक 3 डिग्री अल्कोहल ये रहा, यानी हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल इसके अंदर मौजूद है, यानी OH ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। तो ये कल लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं किया तो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पर। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन हम उसको बात अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप, एंड सेकंड वन हम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर उसको डिफाइन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर किस तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं उसका पूरा सिनेरियो अभी हम पढ़ते हैं, और फिर 1 बाय 1 हम उनको डिस्कशन करते हैं। तो 2 तरीके से हम इसको बेसिकली क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज based on functional group,
यहाँ से हमारा थोड़ा सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। यहाँ के बाद जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आगे हम इन सब चीज़ों को यूज में करेंगे, यूज में लेंगे। दूसरा जो हमारा है वो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं उसको हम अलग से कैटेगराइज करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं उसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं कि दो तरीके की हमारे पास पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर हो सकती है। एक हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर शायद आपने सुनी होगी, एक होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओके, और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। ओके, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होती है वो बेसिकली दो तरीके की हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैचुरेटेड, और दूसरी हम यहाँ पर बात करते हैं अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर। देखो, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन जो होते हैं, कार्बन बॉन्डेड थ्रू द bonded through only single bond, जिसमें सारे के सारे कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, जैसे CH3, CH2, CH3, तो ये एक अनसेचुरेटेड होता है। ओके, इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है। ओके, तो ये वाला भी क्या है, सारे के सारे इसमें क्या है, सिंगल कनेक्टेड कार्बन बॉन्ड्स हैं। ओके, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है। अनसैचुरेटेड की बात करें तो यहाँ पर कार्बन जो है कंटेन सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड टुगेदर। यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, और उसके साथ में हमारे साथ उसके पास में पाई बॉन्ड भी मौजूद होगा। जैसे अगर हम बात करें CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2, तो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, सिंगल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हमारे लिए आगे काम में आएगी। ओके, क्लोज चेन के लिए अगर हम बात करें तो क्लोज चेन में हमारे पास यहाँ पर दो तरीके से क्लोज चेन को हम डिफाइन करते हैं। कौन कौन सी दो तरीके की क्लोज चेन होती है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम उसको देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा क्लासिफिकेशन जो है वो आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ेगी, इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया है। जैसा हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे आप बिल्कुल नोट्स में उसी तरीके से प्रिपेयर करिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो बाद में। ओके, तो क्लोज चेन के लिए अगर हम बात करें, क्लोज चेन स्ट्रक्चर के लिए, तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी हमारे पास दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट वन हम बात करते हैं होमोजीनियस क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर, और दूसरी हमारे पास है हेट्रोजीनियस क्लोज्ड चेन
स्ट्रक्चर। ओके, तो होमोजीनियस के अंदर भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं और हेट्रोजीनियस के अंदर भी दो ही पार्ट होते हैं। होमोजीनियस के अंदर पहला जो है वो कौन होता है, एसाइक्लिक बोलते हैं इसको, एलिसाइक्लिक क्लोज स्ट्रक्चर। और दूसरा जो होता है वो होता है एरोमेटिक। दूसरा जो होता है वो होता है एरोमेटिक। ओके, तो एलिसाइक्लिक के अंदर अगर हम बात करें तो एलिसाइक्लिक को फर्दर और दो कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। नंबर वन इज द एंटी एरोमेटिक and second one is non-aromatic. ओके, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कशन करेंगे। हम पहले सबको आप एक ही इसका क्लासिफिकेशन जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको एक ही जगह पर आप नोट कर लीजिएगा। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेंगे। सेम टू सेम अगर हम हेट्रोजीनियस के लिए अगर हम बात करें तो हेट्रोजीनियस भी क्या होता है, दो ही तरीके का होता है। सेम टू सेम एलिसाइक्लिक टाइप का भी होता है, cyclic closed structure, and second one is aromatic. Aromatic. This is aromatic. Okay. फर्दर ये भी दो ही कैटेगरी का होता है, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ओके, ये भी दो ही तरीके का होता है। रिसाइक्लिंग क्लोज जो हेट्रोजीनियस का वो भी क्या होता है, दो ही तरीके का होता है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक टाइप का। इसको भी अगर आप चाहो तो लिख लो। नंबर वन इज एंटी एरोमेटिक और नंबर टू इज नॉन एरोमेटिक। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वाले से, बेस्ड ऑन द फंक्शन ग्रुप से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट बेस्ड ऑन द फंक्शन ग्रुप। किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि किस तरीके से फंक्शन ग्रुप को हम स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन ग्रुप किस तरीके से उसको हम कैटेगराइज करते हैं, इसके अंदर ग्रुप फंक्शन ग्रुप को अकॉर्डिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। देखो फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फंक्शन ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हम एक होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। अब ये होमोलॉगस सीरीज क्या है? होमोलॉगस सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसके अंदर क्या होता है कि सेम जो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, उसका फार्मूला अगर आप लिखोगे तो बिल्कुल सेम होगा। कुछ कंपाउंड अभी हम देखेंगे कि उनका फार्मूला जब आप लिखते हो तो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम होता है। तो वो सारे के सारे हम क्या करते हैं, एक सीरीज के अंदर रख लेते हैं। तो उस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज के अंदर कुछ कंडीशन होती है। जैसे फर्स्ट वन कंडीशन की अगर हम बात करें तो होमोलॉगस सीरीज के अंदर फर्स्ट वन कंडीशन ये है कि उन सभी का जो जनरल फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, और अगर हम बात करें होमोलॉगस सीरीज की तो होमोलॉगस सीरीज में वो सभी कंपाउंड्स आएंगे, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इसमें कंसीडर करते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल फार्मूला जो होगा वो सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो लगभग सेम होती है, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम भी हो सकती है लेकिन कुछ कंपाउंड्स में नहीं होती है। इनके पीछे रीज़न ये है कि उनके मास में वेरिएशन आ जाता है, वो हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो नंबर वन हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग
डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है उनको एक सीरीज में शामिल कर लेते हैं। उस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो लिखते हैं कि दोज कंपाउंड, ऐसे लिखो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, those organic compounds which have same general formula is considering in a series which is called homologous series। उसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज बोलते हैं तो इसका जो प्रॉपर्टी में जो वेरिएशन होता है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो इनकी सभी की क्या होती है, सेम होती है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन थोड़ा बहुत आ जाता है, उसको हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से वो वेरिएशन आता है। तो उन सभी कंपाउंड्स को हम एक सीरीज के अंदर शामिल कर लेते हैं। उस सीरीज को हम बोलते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज के अंदर जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं होमोलोगस। ओके, एंड members participating in the homologous series is called homologous। ओके, यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए पहले। ओके, तो फॉर होमोलोगस सीरीज के लिए अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फॉर होमोलोगस सीरीज। नंबर 1 अगर हम बात करें, दे हैव सेम फिक्स फॉर्मूला, सेम फिक्स जनरल फॉर्मूला। सभी का फॉर्मूला जो है वो जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। ओके, सभी का जनरल फॉर्मूला सेम होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो इसके अंदर दे आर फॉर्म बाय एक कॉमन मेथड, सभी को आप एक कॉमन मेथड से बना सकते हो। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि हम होमोलोगस सीरीज के अंदर अगर हम बात करें तो उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन उनमें हो सकता है कि आपके कार्बन की चेन के अंदर वेरिएशन आ जाए। जैसे आप अगर मान लीजिए, हम अल्कोहल में एग्जांपल दूं, अगर मैं मान लीजिए कि अल्कोहल लिखता हूं तो ये एक मेथनॉल है, लेकिन अगर मेरे को एथेनॉल बनाना हो तो मैं इसमें कार्बन की चेन को बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पर कार्बन की एक चेन क्या हो गई है, बढ़ गई। लेकिन दोनों का फॉर्मूला अगर आप जनरल फॉर्मूला देखोगे तो सेम ही होगा, बस कार्बन के नंबर क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो हम ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर 3 अगर हम बात करें, इन होमोलोगस सीरीज varying by carbon chain
वो कार्बन चेन के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं एंड मॉलिक्यूलर मास is also vary। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास भी जो होगा वो इनका क्या करेगा, वेरी करेगा, और उनकी कार्बन की चेन भी है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। तो एक ऐसा बोला जाता है जनरली, अगर हम देखें तो इन दोनों कंपाउंड्स को अगर आप सही से देखते हो तो इन दोनों के अंदर केवल एक चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, वो है CH2। तो जितने भी आपकी होमोलॉगस सीरीज होगी उन होमोलॉगस सीरीज के अंदर केवल एक ही चीज़ का वेरिएशन आएगा, CH2 का। तो CH2 का वेरिएशन आने से इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बढ़ जाएगा, 14, क्योंकि 12 तो कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का, तो 14 जो 14 जो मॉलिक्यूलर मास है वो इस कंपाउंड का क्या होगा, इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि जो होमोलॉगस सीरीज के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उन सभी होमोलॉगस सीरीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप में जो वेरिएशन आता है वो CH2 का वेरिएशन आता है, और जो मॉलिक्यूलर वेट में जो वेरिएशन आता है वो आता है कितना, 14 का। तो इस बात को भी आप लिख लीजिए नोट लगा करके यहाँ पे साइड में, वेरिएशन इन द कार्बन चेन बाय CH2 and mass vary by 14। तो मास भी जो होता है वो कितने से वेरी करता है, 14 से वेरी करता है। तो जब आप इनको सब एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे तो सभी का जनरल फॉर्मूला जो क्या होगा वो सेम होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बस CH2 का डिफरेंस आएगा, बाकी और उनका जो फॉर्मूला अगर आप जनरली लिखोगे तो वो सभी क्या होगा, सेम होंगे, यानी एक ही फॉर्मूले से आप उन सभी कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो सभी में फंक्शनल ग्रुप के एक फिक्स फॉर्मूला है, तो उन सभी को आप एक सेम कॉमन मेथड से उनको बना सकते हैं। तो उनके लिए अगर हम बात करें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो मास में वेरिएशन आ जाने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ हद तक थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। इसलिए कहीं कहीं पर अगर आप बुक्स में देखते हो तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड्स होते हैं उनकी चेंज नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, ड्यू टू सेम एंड फिक्स जनरल फॉर्मूला, फिक्स्ड एंड जनरल फॉर्मूला, द फिजिकल एंड केमिकल एंड, या ऐसे लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम but due to difference in molecular mass they show different फिजिकल प्रॉपर्टी। हालांकि ज़्यादा चेंज नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। ओके, तो ये हमारा चौथा पॉइंट था। 5 नंबर पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका क्या कि हम सभी को एक सिंपल कॉमन फॉर्मूले से सभी को लिख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि किसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा एल्केन वगैरह के बारे में कि एल्केन के ये फॉर्मूले होते हैं, ये है ना, सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी, वो सभी चीज़ें अभी हम डील करते हैं। पहले इनको नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया हो तो। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो 5 नंबर वाला जो पॉइंट है वो ये है कि सभी को हम एक कॉमन फॉर्मूले से
लिख सकते हैं। तो 5 नंबर पॉइंट लिखेंगे हम सभी लोग। दे ऑल आर रिप्रेजेंट बाय ए कॉमन फॉर्मूला। सभी को एक कॉमन फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं। और इसमें सबसे पहला मैं लिखने जा रहा हूँ, सब पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, एल्केन। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, यानी जितनी भी एल्केन आप बनाओगे उन सभी एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n + 2। बचपन में पढ़ा होगा। यहाँ पे कार्बन n = 1 2 3 etc। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। ओके। अब जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे छोटा सा लिखूँ कि मान लीजिए मेरे को मीथेन बनाना है, तो मीथेन बनाने के लिए CH4 होगा। ओके। कार्बन का नंबर मैं कितना रख दूंगा, 1 रखूंगा, तो 1 यहाँ पे रखूंगा 1 2 × 1 कितना हुआ, 2 + 2 कितना हुआ, 4। तो CH4 बन गया। अब मान लीजिए मेरे को इथेन बनाना है, तो क्या होगा, C2H6, ये क्या हो जाएगा, इथेन। अब देखो इथेन बनाने के लिए हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया। इस फॉर्मूले के अंदर ही हमने n का वैल्यू 2 रख दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो ये इथेन का भी फॉर्मूला है। तो कहने का मतलब सारे एल्केन्स को बनाने के लिए आप एक कॉमन फॉर्मूला ही तो यूज कर रहे हो। ओके। तो इन सभी एल्केन्स को जो कॉमन फॉर्मूले से हम इनको डिनोट कर रहे हैं, इन सभी एल्केन को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ओके। तो इसका एक और फॉर्मूला भी होता है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, Cn - 1 H2n। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, तो भी यही हो जाएगा। देखो n का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो CH4 आ रहा है यहाँ। ओके। ओके। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है। हम इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, Cn + 1 H2n + 4। यहाँ पर अगर हम बात करें n का वैल्यू 0 1 2 से स्टार्ट करें। अगर n का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो क्या होगा, C1 यानी C 0 रखा तो ये 0, तो CH4। अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, C2 2 × 1 2 + 4 6 यानी C2H6। तो ये भी एल्केन के फॉर्मूले होते हैं। तो एल्केन के हमारे पास जैसे जैसे आप n का अलग अलग तरीके से लिखते रहो वैसे एल्केन के फॉर्मूले आते रहेंगे। तो CnH2n + 2 Cn - 1 H2n Cn + 1 H2n + 4। यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा। ये तो सभी ये क्या है, एल्केन के फॉर्मूले। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर 2। देखो आगे चल करके हम ऑर्गेनिक में एक चीज़ पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो उन सभी फंक्शनल ग्रुप के अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, तो वो आप अभी से यहीं से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको आगे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो सेकेंड पॉइंट जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो क्या है, अगर हम बात करें किसकी, एल्कीन की, और अगर हम बात करें साइक्लोएल्केन की, इन दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना ये एल्कीन नहीं है, साइक्लोएल्केन है। ओके। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके। यानी हमारे पास मिनिमम अगर हम बात करें तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2। यानी ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 से। ओके। CnH2n।
अब अगर आपको बोले कि एल्कीन बनानी है तो मिनिमम एल्कीन बनाने के लिए आपके पास कार्बन कितने होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि एल्कीन का मतलब क्या होता है, उस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसके बीच में आप लिख सकते हो ये एल्कीन होती है। ओके, इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। साइक्लोएल्कीन के लिए अगर हम बात करें तो साइक्लोएल्केन में हमारे पास एक साइकिल होनी चाहिए इस तरीके की, यानी एक साइकिल को बनाने के लिए एक साइकिल 2 कार्बन से तो बन नहीं सकती, कम से कम मिनिमम से मिनिमम कार्बन एक साइकिल को बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 3 कार्बन चाहिए होते हैं। ओके, तीसरा, अब देखो इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, यानी इसी फॉर्मूले से आप साइक्लोएल्केन भी बना सकते हैं, इसी फॉर्मूले से आप एल्कीन भी बना सकते हैं। तीसरा हम बात कर रहे हैं एल्काइन की। देखो एल्काइन है तो एल्काइन का भी साइक्लो जो होता है एल्कीन के साथ में, यहाँ पर एल्कीन है, ओके, यहाँ पर एल्केन था, यहाँ एल्कीन है। इनका फॉर्मूला CnH2n-2, यानी अगर आपको एक एल्काइन बनाना है तो n का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे 2 रखोगे तो C2H 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, 4 में से 2 गए, कितने रह गए? 2, यानी C2H2। तो ये मिनिमम अगर हम CH2 की अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड किस तरीके का होगा? CH1CH। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। ओके, साइक्लो एल्काइन एल्काइन और साइक्लो एल्कीन में सिमिलैरिटी क्या होती है कि इनका जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्कीन के लिए हमें डबल बॉन्ड चाहिए और साइक्लो बना देते हैं इस तरीके का, तो ये साइक्लो एल्कीन हो जाएगी। ओके, नंबर 4 अगर हम बात करें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या हुआ? जिसमें केवल एक ही OH हो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, और ईथर, इन दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है CnH2n+2O। ओके, इन दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। जैसे एग्जांपल में मैं लिखूं CH3CH2OH। एल्कोहल के लिए अगर हम बात करें तो एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है? OH, और ईथर में कौन सा ग्रुप होता है? ऑक्सीजन। जो इधर से भी एक कोई अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए और इधर से भी कोई भी एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओके, देखो इस कंपाउंड के लिए अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है? C2H6O है, यही फॉर्मूला है। यानी इस फॉर्मूले के अंदर आप लिखोगे n का वैल्यू जो है 1, तो C1 रखोगे तो C1, ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 प्लस 2 कितना? 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, और यहाँ पर आप लिखोगे C2 एंड 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, तो 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो C2H6O एंड सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे बात करें CH3 एंड ऑक्सीजन एंड CH3, इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी जोड़ सकते हो। जैसे देखा जाए तो ये वाला सही रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला भी यही है, इसका फॉर्मूला भी यही है, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन देखो आप, दोनों ही अलग अलग फंक्शन ग्रुप हैं। ओके, तो इसका भी क्या होगा? C2H6O ही होगा। ओके, तो दोनों के दोनों ग्रुप क्या हैं? एक कॉमन फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। दो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और ईथर दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं? सेम, CnH2n+2O। ओके, नोट कर लीजिए इसको और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा है, कितने नंबर का था?
4 नंबर का, 4 था या 5 था, तो 5 नंबर का जो भी था, अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, अगर हम बात करें कीटोन की, और अगर हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल की, अब शायद आपको पता चल गया होगा कि अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए। ओके, अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि अनसैचुरेटेड ईथर है, क्योंकि ये दोनों तो भाई भाई है ना, अभी देखा था हमने, अनसैचुरेटेड ईथर है। तो इन सभी का भी क्या होता है, एक कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2nO, क्योंकि क्या होता है, एक कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2nO। ओके, नोट कर लीजिए इसको। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे हमने लिखा CH3CH2 CHO। ओके, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर हम इसको एक कीटोन बनाना है तो CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा कीटोन है। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसके अंदर CHO ग्रुप होता है, और कीटोन के अंदर जो ग्रुप होता है वो C, इसके दोनों साइड हमारे क्या होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। अनसैचुरेटेड एल्कोहल का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड के साथ OH होना चाहिए। अनसैचुरेटेड ईथर का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड के साथ एक सिंगल ऑक्सीजन होना चाहिए। आप देखो इन दोनों ही अब दोनों ही कंपाउंड को देखोगे तो दोनों ही अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का कॉमन फॉर्मूला वही है। अगर हम कार्बन के नंबर देखें तो C3H, इसके अंदर कितना, 2 3 5 और 1 6, और ऑक्सीजन, यानी उस फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों के दोनों। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, C3H6O। ओके, चलिए अनसैचुरेटेड एल्कोहल के लिए बात करें तो अनसैचुरेटेड एल्कोहल बनाते हैं इनसे, तो ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड एल्कोहल है। इसका फॉर्मूला भी क्या है, सेम ही है। अनसैचुरेटेड एल्कोहल का मतलब इसमें पाई बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड ईथर बनाते हैं CH3C, ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड ईथर। इसका फॉर्मूला भी क्या है, एग्जैक्टली यही वाला CnH2nO। ओके, तो इन सभी को हम एक कॉमन फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको फंक्शनल ग्रुप की सीरीज के अंदर रखते हैं। ओके, नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नंबर 6 अगर हम बात करें, हमारे पास हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, और अगर हम इसमें बात करें अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की या अनसैचुरेटेड कीटोन की, नंबर 6 हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, एस्टर की। तो इन दोनों का फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम ही होता है, जो CnH2nO2 होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH होता है, और एस्टर ग्रुप ये होता है, जिसके यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप होता है, और यहाँ पे भी एक क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। यहाँ हाइड्रोजन की जगह इसमें क्या होता है, R ग्रुप होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके लिए, इसका छोटा सा एक फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा CH3CH2NCOOH, और इसका
इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो 3 कार्बन है इसके अंदर और हाइड्रोजन इसके अंदर कितने हैं 6, तो C3H6 एंड O2। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका CH3 एस्टर अगर हम बनाएं इसका O एंड CH3, इसका फॉर्मूला भी C3H6O2 ही है। ओके, तो दोनों के कॉमन फॉर्मूला जो है वो क्या है, सेम ही है, लेकिन दोनों ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। ओके, तो ये नंबर 6 का हमारा कैटेगरी था। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नंबर 7 अगर हम देखते हैं 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, इन तीनों को बनाने का एक ही कॉमन फॉर्मूला है और वो क्या है, CnH2n+3n। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे CH3, CH2, CH2 एंड NH2, सेम टू सेम अगर हम एक एग्जांपल देखें, CH3 NH, CH3 CH3 CH2 और CH3 नाइट्रोजन CH3 और यहाँ पे भी CH3। सभी के फॉर्मूले में अगर देखें तो 3 कार्बन हैं और 3 और 4 7 और 2 9 क्या है, हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन। इसका फॉर्मूला C3H9n है। इसमें फॉर्मूला में आप पुट करिए 3 के लिए, तो 3 × 2 6 + 3 कितना होगा 9। तो इसका फॉर्मूला भी यही है, कॉमन फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला भी क्या है, C3H9n है और इसका फॉर्मूला भी क्या है, C3H9n ही है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन को बनाने का जो कॉमन फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+3n। ओके, इन सभी फॉर्मूले को आप थोड़ा थोड़ा एक बार लिख के ट्राई करिएगा और जब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे से कमेंट कर लेना और मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, नेक्स्ट हम नंबर 8 की बात कर रहे हैं कि कौन सा वाला कैटेगरी हमारे पास है यहाँ पर। तो शायद आपने एक नाम सुना होगा साइनाइड का। नंबर 8 में अगर हम बात करें साइनाइड के, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, दोनों का ही सेम फॉर्मूला है, Cn-1 H2n+1 और n। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे CH3Cn को ही ले लेते हैं और CH3Nc को ही ले लेते हैं। दोनों के फॉर्मूले में C2H3 एंड नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी C2H3 नाइट्रोजन है। ये आइसोसाइनाइड है और ये साइनाइड है। ओके, तो फॉर्मूला में पुट करते हैं। यहाँ पर कार्बन के नंबर कितना होगा 2, तो 2 कार्बन के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो C2 - 1 कितना 1। ओके, और हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करेंगे तो कितना रखा हमने 2, 2 के लिए क्या होगा 2 × 2 + 1। साइनाइड और आइसोसाइनाइड के लिए अगर हम देखें तो CnH2n -1n हो।
ओके, तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो C2H3N है और इसका भी क्या C2H3N ही है। तो इन दोनों में अगर हम C का वैल्यू लिखें, कितना कार्बन का वैल्यू कितना है 2, 2 के लिए भी देखें C2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 - 1 कितना हुआ 3, तो C2H3 और N, तो ये दोनों का सेम फॉर्मूला है। ओके, तो ये हमारे जो हमने जो 8 कैटेगरी जो हमने देखी थी, सबसे पहले अगर हम देखें तो एल्केन के लिए फॉर्मूला, तो एल्केन के लिए क्या फॉर्मूला था CnH2n प्लस जो कॉमन फार्मूला होता है। फिर हमने देखा एल्कीन के लिए, तो एल्कीन और साइक्लोएल्केन दोनों सेम ही फार्मूले के होते हैं। फिर हमने तीसरा देखा एल्काइन, तो एल्काइन साइक्लोएल्कीन दोनों ही क्या होते हैं सेम फार्मूले के होते हैं। इसी के बाद हमने देखा क्या कि एल्डिहाइड, कीटोन और अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, ये भी क्या होते हैं, इनके भी क्या होते हैं सेम फॉर्मूले होते हैं। हमने ये भी देखा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है और ईथर होते हैं, दोनों भी सेम फॉर्मूले क्या होते हैं सेम होते हैं। फिर हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इन दोनों के फॉर्मूले भी क्या होते हैं सेम होते हैं। फिर हमने देखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के भी क्या होते हैं सेम होते हैं। फिर हमने देखा साइनाइड और आइसोसाइनाइड के भी क्या होते हैं सेम जनरल इनका फॉर्मूला होता है। तो इन सभी को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ओके, तो ये हमारी होमोलॉगस सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। ओके।